हेलो स्टूडेंट्स, अपन सांद्रण की विधियां पढ़ रहे थे और सांद्रण में भी झाग पलवन विधि चल रही थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। आज अपन उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, विधि आपने देख ली है, झाग पलवन विधि, और इसकी मैकेनिज्म भी आप देख चुके हो। लेकिन इस मैकेनिज्म के बाद में यहाँ से अंदर से कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं और उन्हीं पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। नोट, एक बहुत ही काम की बातें अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए, पहले समझते हैं क्या है। कई बार अपने एक बात देखते हैं, आपने कहा कि सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में आता है कौन? झाग पलवन की विधि। तो झाग पलवन विधि किन के लिए काम में आती है जी? सल्फाइड अयस्कों के लिए। और आपने ये भी देखा है कि जो अयस्क के कण हैं वो तेल से भीगते थे और अशुद्धियां हैं वो पानी से भीगती थी। इस आधार पर मैं देखता था कि अयस्क के झाग बन जाते थे और अशुद्धियां वहीं रुक जाती थी, है ना, तो दोनों अलग हो जाते थे। लेकिन बेटा जी एक दिक्कत आ जाए, मान लो बाय द वे कई बार ऐसा होता है कि आपका अयस्क भी सल्फाइड है और अशुद्धियां भी सल्फाइड है, तो ऐसी स्थिति में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे कि अयस्क के भी झाग बन गए और अशुद्धियों के भी झाग बन गए और झागों में भी दोनों साथ आ गए ऊपर। यानी पहले भी साथ ही थी अशुद्धियां और झाग के रूप में जब अलग किया तो झागों में भी साथ ही आ गई। तो मतलब क्या निकला सोचिए? सांद्रण का मतलब क्या था? अशुद्धियों को अलग करना है। क्या ऐसे अशुद्धियां अलग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो तुम कहोगे सर फिर इसका क्या तरीका निकले? इसका तरीका यह है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक घटक को वहीं पे रोकना पड़ेगा। और मेनली मैं क्या चाहता हूं कि अशुद्धियों के झाग बनने से रोक दूं। हालांकि दोनों ही सल्फाइड है, लेकिन किसी एक घटक के झाग बनने से रोक दूं, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो नोट लिखिए। कई बार अयस्क व अशुद्धियां दोनों ही सल्फाइड होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक घटक के झाग बनने से रोकने के लिए निम्न क्रियाविधि या पदार्थ प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, या निम्न प्रक्रियाएं प्रयुक्त करते हैं। अब वो प्रक्रियाएं कौन सी है कि साहब कैसे किसी एक घटक के झाग बनने से रोकूं? तो बेटा जी इसके दो तरीके हैं आपके पास में, दोनों से क्वेश्चन आ चुके हैं रे भैया, ठीक है ना। तो पहला तरीका है ऑयल वाटर रेशियो, हिंदी में कहेंगे तेल जल अनुपात को नियमित करके, रेगुलेट करके, को नियमित करके। पहले लिख लो, एक बार लिखिएगा। इसमें तेल और जल का अनुपात इस प्रकार सेट किया जाता है कि अयस्क और अशुद्धि में से किसी एक की सांद्रता सीएमसी जानते हो ना, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, हिंदी में कहते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। अब आगे लिखो, किसी एक की सांद्रता सीएमसी से ऊपर व दूसरे की सांद्रता उसकी सीएमसी से नीचे हो। अब क्या फर्क पड़ेगा, लिख रहे हो ना साथ साथ? तो तेल जल अनुपात को इस प्रकार नियमित करते हैं कि किसी एक घटक की सांद्रता तो सीएमसी से ऊपर और दूसरे की सांद्रता सीएमसी से नीचे हो। इसका क्या फायदा होगा? जिसकी सीएमसी से ऊपर सांद्रता हो गई उसके तो झाग बन जाएंगे और जिसकी सांद्रता सीएमसी से नीचे रही उसके झाग नहीं बनेंगे, है ना। तो किसी एक घटक की सांद्रता सीएमसी से ऊपर है उसके झाग बन जाएंगे, उसको अलग करके सुखा लो। दूसरी घटक की सांद्रता सीएमसी से नीचे रहेगी, उसके झाग नहीं बनेंगे, वो नीचे ही बैठा रह जाएगा। इस तरह से दोनों घटक अलग हो जाएंगे। बेटा ये है तेल जल अनुपात को नियमित करने का तरीका। समझ गए ना कि भाई दोनों के ही झाग बन सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, तेल और जल का अनुपात ऐसा सेट किया कि किसी एक की सांद्रता तो सीएमसी से नीचे और दूसरे की सांद्रता सीएमसी से ऊपर। सीएमसी जानते हो, बार बार बोल रहा हूं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, मैंने मैकेनिज्म में बताया भी है।
तो इसके झाग बन जाएंगे और इसके नहीं बनेंगे, इसको अलग कर लो और क्या, सिंपल मेथड। ठीक है ना। तो किसी एक घटक के झाग बनने से रोकने का पहला तरीका तो देख लिया। अब आओ दूसरा तरीका, साहब लिखो संदमक। बेटा इंग्लिश टर्म्स देख लेनी चाहिए। डिप्रेसेंट, संदमक यानी डिप्रेसेंट का उपयोग। साहब संदमक या डिप्रेसेंट का यूज कैसे करें, तो थोड़ा सा लिखिए इसमें भी। संदमक वे पदार्थ हैं, संदमक वे पदार्थ हैं जो अयस्क व अशुद्धि में से, अयस्क व अशुद्धि में से किसी एक घटक, किसी एक घटक, और ब्रैकेट में लिख देना प्राय अशुद्धि के साथ जुड़कर, किसी एक घटक, और उसमें से भी मैं क्या बोल रहा हूं, प्राय अशुद्धि के साथ जुड़ते हैं, है ना। तो किसी एक घटक के साथ जुड़कर, के साथ जुड़कर जल में घुलनशील, जल में घुलनशील संकुल बना देते हैं, जल में घुलनशील संकुल बना देते हैं, जिससे इस घटक के झाग नहीं बनते, केवल दूसरे घटक यानी अयस्क के झाग बनते हैं। तो यह पदार्थ क्या कर रहा है रे, मैंने कहा कि अयस्क और अशुद्धि में से आमतौर पर अशुद्धि के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स यानी जल में घुलनशील संकुल बना देगा और घुला हुआ रह जाएगा, यानी झाग नहीं बनेंगे। तो इस एक घटक के झाग नहीं बने, दूसरे के तो बनी जाएंगे, अयस्क के बन जाएंगे। और यही मैं चाहता था। लेकिन तुम कहोगे इसको संदमक क्यों कहते हैं, यार संदमक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पदार्थ किसी एक के झाग बनने को दबा रहा है, रोक रहा है, इसलिए संदमक कह दिया। समझ में आ गई बात। अब बेटा जी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। लिखो पीबी का लेड, लेड का पीबीएस, पीबीएस बेटा गैलेना होता है, से निष्कर्षण करते समय, अब सुनो मेरी बात, पहले तो लेड का निष्कर्षण करना चाहता हूं, एस का नाम है पीबीएस यानी गैलेना, से निष्कर्षण करते समय जेडएनएस अशुद्धि होती है, लिखते रहो, जेडएनएस अशुद्धि होती है, जिंक सल्फाइड अशुद्धि होती है। तो बताओ मेरी बात लग गई ना कि एस भी सल्फाइड है और अशुद्धियां भी सल्फाइड है, तो जेडएनएस अशुद्धि होती है। यहां जेडएनएस का झाग बनने से रोकने के लिए सोडियम साइनाइड, लिखो सोडियम साइनाइड को संदमक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, सोडियम साइनाइड को संदमक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जो जो जेडएनएस के साथ मिलकर एक जल में घुलनशील संकुल बना देता है। और बेटा जी सामने देखोगे तो पता चलेगा कि देखो ये संकुल बन जाता है यहां पे Na2ZnCN4। तो जिंक सल्फाइड के साथ में सोडियम साइनाइड जुड़ गया और ये जो संकुल बना है वाटर सोल्यूबल होता है, जल में घुलनशील होता है, तो ये तो घुला हुआ ही रह जाएगा। और अब जेडएनएस को हटाने का काम कर दिया इसने और ये नीचे घुला हुआ रह जाएगा। तो अब केवल और केवल किसके झाग बन जाएंगे, पीबीएस के झाग बन जाएंगे, उनको अलग कर लो। तो ये संदमक का एक उदाहरण हो गया। यहां सोडियम साइनाइड का काम क्या है, संदमक, जेडएनएस क्या है, अशुद्धि, एस कौन है, पीबीएस है। क्लियर, ओके। नोट एक और लिख लो यहां पे। कई बार किसी एक घटक के झाग बनने की दर को बढ़ाने के लिए, किसी एक घटक की झाग बनने की दर को बढ़ाने के लिए वर्धक प्रोमोटर बोलते हैं बेटा इसको, एक्टिवेटर भी बोल देते हैं कई लोग, वर्धक प्रयुक्त करते हैं। एग्जाम्पल लिख दो वर्धक का,
CuSO4, कॉपर सल्फेट इसका उदाहरण दे देना। ठीक है ना। तो ये बेटा जी झाग पलवन विधि की डिटेल्ड बातें हुई यहां पे। इसके बाद देखिए सेकंड स्टेप लेते हैं अपन। ये पहले थे कंसंट्रेशन का स्टेप, सबसे पहला था। नंबर 2 है दूसरा स्टेप लेते हैं। और कंसंट्रेशन में भी पहला मेथड आपने देखा है। पहला मेथड क्या देख लिया, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। और इसमें देखिए अपन सेकंड मेथड काम में लेते हैं, नंबर 2। नंबर 2 मेथड अगर अपन बात करें तो इसमें आता है एक ग्रेविटी सेपरेशन। कई नाम है इसके, ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर बेटा जी इसको कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर इसको अपन कहते हैं लेविगेशन, लेविगेशन। इतने नाम है। हिंदी में बात करूं तो इसका नाम गुरुत्वीय पृथक्करण है। ज्यादातर नाम गुरुत्वीय पृथक्करण चलता है। ठीक है। फिर इनके हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब तो होता है कि आप जल से धोना एक तरह से, ठीक है ना, धुलाई। लेविगेशन भी धुलाई से ही रिलेटेड है, वॉशिंग एक तरह से। अब बात करें अपन गुरुत्वीय पृथक्करण, ये टर्म ज्यादा चलती है। तो सबसे पहले बेटा एक ही लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि गुरुत्वीय पृथक्करण किन के लिए काम में ले। देखिए हमारे पास में 2 कंपोनेंट है, 2 घटक है, एक तो अयस्क है, दूसरी अशुद्धियां। एक तो अयस्क यानी और पार्टिकल्स है, दूसरी अशुद्धियां यानी इंप्योरिटीज है। क्लियर है बेटा जी। इन दोनों में से अशुद्धियों को अलग करना है ना। लेकिन ये कब काम में ले सकते हैं ये विधि, जैसे आपने पिछला मेथड है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में लिया, तो यहां भी कोई कंडीशन होती होगी, वो ध्यान में रखनी चाहिए अपने को। तो लिख लो, यह विधि सांद्रण के लिए तब प्रयुक्त करते हैं जब अयस्क और अशुद्धि के घनत्वों में अंतर हो। क्या बोल रहा हूं, अयस्क व अशुद्धि के घनत्वों में अंतर हो। अब बेटा सिंपल करके सुनो इसको, कि कोई एक घटक है वो भारी घटक हो, हेवी घटक हो, और दूसरा घटक हल्का हो। समझ रहे हो ना। ओके, इस मेथड में घनत्व में अंतर जरूरी है। ठीक है। जैसे अनाज और छिलके को अलग करना हो तो आप क्या कर सकते हो, उनको धोते हो तो छिलके ऊपर आ जाते हैं, अनाज नीचे रह जाता है। सेम है बेटा एकदम, बस एक चीज का डिफरेंस है कि भाई इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा सुन लो। अच्छा एग्जांपल्स लिख लो कि भाई घनत्वों में अंतर हो। मेनली बेटा ऑक्साइड अयस्क इस कैटेगरी में आते हैं। ऑक्साइड अयस्क यानी ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कार्बोनेट और ये इस कैटेगरी में आते हैं। अब बात आती है इसमें करते क्या है इस मेथड में, थोड़ा सा देखो। इसमें इस तरह किसी एक स्लाइडिंग टेबल होती है ना, इसको बेटा जी कहते हैं विल्फले टेबल। ठीक है। और इस स्लाइडिंग चेयर में भी, स्लाइडिंग टेबल में भी क्या होता है, इस तरह के अलग अलग खाने बने होते हैं। मैं सिंबॉलिक रूप में आपको रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पाउडर्ड ओर है, बारीक पिसा हुआ अयस्क था ना, उसको यहां डाल देते हैं बेटा जी। ये पाउडर्ड ओर है, पाउडर्ड ओर मतलब चूर्णित अयस्क, जो पिसा हुआ अयस्क था वो यहां पे डाल दिया मैंने। और एक तरफ से बेटा जी जल का प्रवाह यहां पे करूंगा। ठीक है ना, ये जल का प्रवाह है। अब जल का प्रवाह जब मैं यहां करूंगा तो बेटा थोड़ी देर बाद में यहां पे जल इकट्ठा हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को हिला दिया जाता है, जिससे क्या होगा, हल्का घटक ऊपर आएगा और भारी घटक नीचे ही बैठा रहेगा। थोड़ी देर बाद में यहां से ये पानी ऊपर के आएगा और इस चेंबर में आ जाएगा। अब कहते हैं कि जल के प्रवाह के कारण से यहां पे ये चेंबर बढ़ने लग गया, लेकिन होगा क्या, हल्का घटक तो तैर कर ऊपर आना ही है। अरे हल्का घटक तो तैर कर ऊपर आएगा ही, भारी घटक भी हो सकता है कुछ आ जाएं, लेकिन वो घटक यहां पे रुक जाएगा, कुछ यहां पे रुक गए, कुछ भारी घटक यहां पे रुक गए, और जैसे ये भरा अगले चेंबर में आ गया, है ना। हो सकता है हल्का घटक तो बहकर आएगा ही आएगा, लेकिन भारी घटक अगर आ गया तो वो यहां रुक जाएगा। इस तरह से बेटा जी लास्ट में जो सबसे हल्का घटक है वो यहां पे लाइटर कंपोनेंट है वो दूर हो जाएगा, और जो भारी घटक है वो यहीं पे चेंबर्स में रुका हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये है क्या,
ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या लेविगेशन टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इसमें लेते हैं थर्ड, और वो है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण या फिर चुंबकीय पृथक्करण भी बोल देते हैं इसको, चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। सबसे पहले ये विधि किन के लिए काम में ली जाती है? तो बेटा जी ये विधि तब काम में लेते हैं जब अशुद्धि और अयस्क में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ हो। ठीक है ना, कोई एक चुंबकीय पदार्थ हो तब ये प्रयुक्त करते हैं। कोई सा एक ही होना चाहिए, दूसरा अचुंबकीय पदार्थ होना चाहिए, यानी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, दूसरा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे Fe2O3 है, ये अयस्कों के एग्जांपल बता रहा हूं। Fe3O4 है, FeWO4 है, FeCrO4 है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है ना, जिनमें अपन ये विधि काम में लेते हैं। अब इस विधि में करते क्या है बेटा जी, इसमें क्या होता था, पुराने टाइम पे दो व्हील होते थे, चक्कर होते थे। ठीक है ना, पहिए एक तरह से, और इन पर बेटा जी एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता था। बेल्ट होता है जैसे आटा चक्की पर लगा होता है, वैसा ही कन्वेयर बेल्ट इस पर लगा होता था। ठीक है ना, कन्वेयर बेल्ट कहते थे इसको। ये इसके ऊपर होता था इस तरह से, ये लो। अब इनमें से किसी एक पहिए को हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बना देते थे, मैग्नेट का ले लेते थे इसको, यानी ये चुंबक का बना होता था एक पहिया। ठीक है, अब करते क्या थे, मैं सिंपली सांकेतिक रूप से, क्योंकि डायग्राम्स वगैरह ये कोई नहीं पूछना तुमसे, थोड़ा सा काम की चीजें पता होनी चाहिए कि किसके लिए यूज होता है, एग्जांपल्स कुछ क्या है। फिर भी देखिए, जो चूर्णित अयस्क है, पाउडर्ड ओर है बेटा जी, वो चूर्णित अयस्क अपन ऊपर से डालेंगे। ठीक है ना, इस दिशा में ये घूमेगा फीता, कन्वेयर बेल्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये जब घूमेगा तो ये जो अयस्क है पाउडर्ड ओर यानी चूर्णित अयस्क है, वो भी आएगा, धीरे 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 आएगा, लेकिन स्पीडली घूमते टाइम पे ये नीचे गिरेगा। अब जब नीचे गिरेगा तो बेटा जी गिरते टाइम पे क्या होगा कि एक घटक जो चुंबकीय पदार्थ का था वो तो पास में ही गिर जाएगा। अब तुम कहोगे पास में क्यों गिर जाएगा, क्योंकि गिरते टाइम पे ये चुंबक इसको आकर्षित करेगा, तो एक ढेरी तो यहां पे लग जाएगी, एक ग्रुप तो पार्टिकल्स का यहां पे लग जाएगा। और जो ये कैसा है, चुंबकीय पदार्थ है, अब कोई सा भी हो जाए, और दूसरा घटक जो अचुंबकीय था वो अपनी स्पीड के अनुसार दूर जाके गिरेगा, यहां भी एक ढेरी बन जाएगी, ये अचुंबकीय पदार्थ से बनी होगी, ये अचुंबकीय होगा। तो दो अलग अलग ढेरियां बन जाएगी और आसानी से अयस्क और अशुद्धियां अलग अलग हो जाएगी। तो ये कौन सी विधि हुई, तीसरी विधि, जिसको आपने क्या नाम दे दिया है, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, या फिर पुराने टाइम पे इसको, ये आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना होता है पहिया, है ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। सिंपली रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया। इसके बाद में बेटा जी चौथी विधि जो है, चौथी विधि आती है सांद्रण की, और ये है लीचिंग। इसको कहते हैं रासायनिक पृथक्करण भी कहते हैं, रासायनिक पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, केमिकल सेपरेशन, या फिर बेटा जी इसका ये नाम भी ध्यान में रखना है आपको, लीचिंग। इंग्लिश टर्म है लीचिंग, लेकिन ध्यान में रखिएगा कई बार ऐसा ही लिखा हुआ आ जाता है। रासायनिक पृथक्करण कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा सुन लीजिए। आपके पास में दो घटक हैं बेटा जी, एक तो है अयस्क और दूसरी है अशुद्धि। अब साहब रासायनिक पृथक्करण का मतलब है एक तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं का यूज हो, समझ रहे हो ना। सांद्रण के दौरान अगर रासायनिक अभिक्रियाओं का यूज है तो वो रासायनिक पृथक्करण है। लीचिंग का भी मतलब आपको रासायनिक पृथक्करण से ही लेना है, हालांकि लीचिंग का एक और मीनिंग भी होता है, वो भी बताऊंगा। अब करते क्या है, इसमें आपके पास में दो घटक है भैया, एक तो है अयस्क और एक है अशुद्धि। अब कहते हैं कि कोई तीसरा ही पदार्थ यहां पे मिलाया जाता है, अभिक्रिया करवाई जाती है।
अब इस पदार्थ से कहते हैं कि इन अयस्क और अशुद्धि में से कोई एक घटक तो अभिक्रिया कर लेता है लेकिन दूसरा घटक अभिक्रिया नहीं करता। क्या बोल रहा हूं कि तीसरा पदार्थ है उससे अयस्क अभिक्रिया कर रहा है मान लीजिए और अशुद्धि नहीं कर रही, ठीक है ना। तो एक घटक अभिक्रिया कर लेता है और दूसरा नहीं करता, तो थोड़ी देर बाद में ये इसके साथ में जुड़कर एक नया पदार्थ बना देगा जिससे इसको आसानी से अलग कर लो। दूसरे ने अभिक्रिया ही नहीं की तो वो वहीं पे पड़ा रह गया। समझे मेरी बात? ये तो रासायनिक पृथक्करण की बात आई। अब कई बार इस पदार्थ की जगह, कई बार ये जो तीसरा पदार्थ है इसकी जगह कोई विलायक भी हो सकता है बेटा। कई बार इसकी जगह क्या हो सकता है? कोई विलायक भी हो सकता है। और अगर ये विलायक हुआ तो फिर अभिक्रिया न करवा के मैं घोलने की कोशिश करता हूं। अब सुनिए, ऐसी स्थिति में कोई एक घटक तो इसके अंदर घुल जाता है और दूसरा घटक नहीं घुलता तो नीचे बैठ जाएगा। तो एक घटक घुल गया और एक नहीं घुला, अलग कर लो छान कर, इससे भी अलग हो सकता है। तो लीचिंग या रासायनिक पृथक्करण में अभिक्रिया भी हो सकती है या घुलने की कोशिश भी हो सकती है। मतलब विलयता के आधार पर भी अलग किए जा सकते हैं और अभिक्रिया के आधार पर भी अलग किए जा सकते हैं। क्लियर? अब इसमें एग्जाम्पल्स अपने को ध्यान में रखने हैं बेटा। कहते हैं कि लीचिंग विधि AG, AU इनमें काम में आती है, एल्यूमिनियम में काम आती है। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। मतलब AG, AU इनका सांद्रण लीचिंग विधि से करते हैं। एल्यूमिनियम का जो भी है इसको का बॉक्साइड वगैरह वहां भी लीचिंग प्रक्रिया यूज होगी। यानी इन धातुओं के धातुक्रम के दौरान आपको लीचिंग प्रक्रिया देखने को मिलेगी। जब भी ये धातुक्रम आएंगे इसकी बात मैं दोबारा भी करूंगा। ओके।